इंटरनेशनल वुमेन डे से पहले यूनाइटेड नेशन ने वुमेन स्टेटस रिपोर्ट जारी किया है, जो ये बताता है कि ग्लोबली महिलाओं के पास केवल 64% अधिकार हैं पुरुषों के मुकाबले। लेकिन जब हम भारत की ओर देखते हैं तो यहां तस्वीर उलट नजर आती है, क्योंकि यहां महिलाओं को संविधान और कानून की तरफ से विशेष प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में ऐसे कानूनों का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इसी सच को समझेंगे कानून और ग्राउंड रियलिटी के साथ, क्योंकि यहां कहानी कानून की है, अधिकारों की है, यहां कहानी जस्टिस और बैलेंस की है। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स हम इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आगे भी आते रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी एक रिपोर्ट से शुरू होती है जो कि यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है अभी अभी। ये रिपोर्ट बोलती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास केवल और केवल 64% अधिकार हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए पुरुषों के पास 100% अधिकार है, यानी कि पुरुषों के फेवर में 100 कानून दिए गए हैं, तो औरतों के फेवर में केवल और केवल 64 कानून यानी कि 64 कानून दिए गए हैं। यानी कि पूरा पूरा सिस्टम पुरुषों को फेवर कर रहा है, यहां इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, यह ग्लोबल लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे, यह भारत की बात नहीं हो रही है। ग्लोबल लेवल पे यानी कि अफगानिस्तान की भी बात हम करेंगे, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, हम अलग अलग नेशन की भी बात करेंगे, नाइजीरिया की भी बात करेंगे, साउथ अफ्रीकन देशों की भी बात करेंगे, क्योंकि वहां पे महिलाओं की दशा बहुत ज्यादा खराब है। तो ये एक एवरेज बताया जा रहा है। भारत में महिलाओं की दशा खराब नहीं है, भारत में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी है, पुरुषों की दशा खराब है कानूनी मैटर में। कानूनी मैटर में मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के साथ आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए, बट फिलहाल यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 64% ही अधिकार है पुरुषों के मुकाबले औरतों के पास। अब देखिए, एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि 64% देश ऐसे हैं, 64% देश ऐसे हैं जो कि रेप को बताते हैं। रेप का जो बेस है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई तो आधार हुआ है ना, कोई तो आधार होगा ना। तो यहां पे एक कंसेंट आता है। कंसेंट शब्द आप लोग समझना, कानूनी शब्द है कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? मंजूरी देना। यानी कि अगर दोनों पार्टनर की मंजूरी है तो वो रेप नहीं होगा। अगर दोनों पार्टनर की मंजूरी नहीं है, यानी कि महिला के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, कंसेंट नहीं है, तो उसको रेप माना जाएगा। यही होता है कंसेंट का मतलब, है ना। लेकिन यहां पे 54% ऐसे भी देश है जहां पे रेप की डेफिनेशन कंसेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, कंसेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है। यहां पे उन देशों में क्या बताया गया है कि जब तक किसी महिला के साथ फोर्स ना किया गया हो, जबरदस्ती ना की गई हो, महिला ने उसको रेसिस्ट नहीं किया हो, धक्का नहीं दिया हो, जबरदस्ती नहीं की गई हो, तब तक उसको हम लोग रेप नहीं मानेंगे। लेकिन कहानी यहां पे आती है कि कई बार नशीली दवाएं खिलाकर भी मिसयूज किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई 10-12 साल की बच्ची एक खूंखार दरिंदे को देख करके वो एकदम शॉक में रहेगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, डर के मारे कुछ नहीं कर पाई। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बंदूक की नोक पे रेप कर दिया जाता है। तो भैया उन केसेस में आप क्या करोगे? आपके टर्म्स तो यहां पे मैच ही नहीं कर रहे हैं, यहां पे कंसेंट नहीं है, लेकिन यहां पे जबरदस्ती भी नहीं की जा रही है महिला के द्वारा, लड़की के द्वारा अपने आप को बचाने, क्योंकि वो सहमी हुई है, डरी हुई है, वो कॉन्शियस हालत में ही नहीं है, वो कैसे अपने आप को बचाएगी भाई साहब? तो क्या आप उसको रेप नहीं मानोगे? एग्जैक्टली वो रेप है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन 54% ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर कंसेंट को आधार माना ही नहीं है रेप का, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। उसके बाद यहां पे क्या देखते हैं, यहां पे नियरली 3 आउट ऑफ 4 कंट्रीज, 4 में से 3 देश ऐसे हैं आज के डेट में भी इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि चाइल्ड मैरिज को कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर अलाउ कर देते हैं। अब सर्टेन कंडीशंस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी शर्तें होती है जिनको फॉलो करते हुए चाइल्ड मैरिज को अलाउ कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे धर्म में ये कहा गया है जी, तो हम तो मानेंगे जी, हमारे यहाँ पे ये होता ही है जी, हम मानेंगे ही। या फिर बहुत सारे लूप होल्स हैं, कानून में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों का फायदा उठाते हुए यहाँ पे चाइल्ड मैरिज किया जाता है। और 4 में से 3 देश है, यहाँ पे आप देखें 3 देश। भारत में तो भैया स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, भारत में सब कुछ सुधर चुका है। हाँ, कुछ राज्यों में अभी भी चाइल्ड मैरिज
मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ कानून जरूर पास किया गया है। अगर वो पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कोई केस होता है, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अब देखिए यहाँ पे 44% वो कंट्रीज भी हैं, 44% वो कंट्रीज भी है जहां पे इक्वल पेमेंट का कोई भी प्रावधान नहीं है। भाई अगर 8 घंटा उसी काम को महिला करती है, 8 घंटा उसी काम को पुरुष करता है, तो इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहां पे इक्वल पेमेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है। मैं बात बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, बार बार टाइम मैंने के नाम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि भाई मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। भारत की बात जब मैं करूंगा ना बेटा, है आंखें ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऊपर नीचे। यहां पे कहानी बिल्कुल यू टर्न में आ जाएगी, देख लेना। इसलिए इंतजार करो, भारत की बात आते हैं। ठीक है बच्चे, अभी देख लीजिए यहाँ पे आप साफ देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वुमेन्स के साथ बहुत ज्यादा किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ये रिपोर्ट बता रही है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है भाई साहब? तो यूनाइटेड नेशन वुमेन स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि महिलाओं की जो अधिकार है और स्टेटस है, उनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अब देख लेते कुछ और चीजें। लीगल गैप्स यानी कि पुरुषों और महिलाओं में क्या क्या लीगल गैप्स हैं, क्या क्या लीगल गैप्स हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। और यहां पे क्या क्या बैकलैशेस हैं। चलिए आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या चिंताएं हैं। देखिए, लॉ बिंग्स री रिटर्न, बहुत सारे देश अपने अपने कानूनों को दोबारा से लिख रहे हैं और यहां पे महिलाओं की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं महिलाओं की फ्रीडम को। जैसे कि आप अफगानिस्तान की बात कर लो, तो अफगानिस्तान में क्या है, महिलाओं से शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया गया है कि आप यहां पे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, चाइल्ड मैरिज आपको करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो ये ईरान में जो अभी मरा है ना, ये सुप्रीम लीडर जिसको कहते हैं, तो ईरान में भी भाई साहब 13-14 साल की बच्चियों का शादी कर दिया जाता था। उनके कानून के हिसाब से, उनके पास शिया मुस्लिम का कानून चलता है, तो शिया मुस्लिम का कानून के हिसाब से उनकी शादी कर दी जाती थी। और ये कोई और नहीं, सुप्रीम लीडर जिनके देहांत के पास, भाई भारत में, लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में तमाम मुस्लिम लोग रोने पड़े हैं ना भैया, पढ़ लो जरा उनके बारे में जाकर भी। ठीक है, उन्होंने भी शिया कानून लगाया था जिसके तहत ये सारी सारी बातें की जा रही थी। तो ये तो हालात है दूसरे देशों में महिलाओं के प्रति। ठीक है बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, भारत में जो भी महिलाएं पैदा हुई है ना, जन्म लिया है ना, वो बहुत लकी हैं। और खासकर तब लकी हैं क्योंकि ये देश है भीमराव अंबेडकर का। मैं तो कह रहा हूं आप लोग तस्वीर लगाओ भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने महिलाओं को ये सारे अधिकार दिए हैं। और भगवान के बजाय भीमराव अंबेडकर की पूजा करना शुरू कर दो। आप पढ़ो एक बार भीमराव अंबेडकर को, पता चल जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारा है, शूद्रों की दशा को सुधारा है। भीमराव अंबेडकर जैसी भाई हस्ती आज तक भारत में नहीं आई है। इस तरीके के उन्होंने कानून दिए हैं महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए। चलिए बच्चों, खैर बाद में बात करेंगे भारत के बारे में। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, दूसरे देशों में भी राइजिंग डिजिटल वायलेंस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिजिटल वायलेंस भी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कानून नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई लोग अफेयर में है तो उसका वीडियो पोर्नोग्राफी बना दिया जाता है और उसको ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरीके की चीजें की जा रही है। लेकिन यहाँ पे उसके हिसाब से कानून डेवलप नहीं हो रहे हैं। सेक्सुअल वायलेंस की बात कर लीजिए, सेक्सुअल वायलेंस यूज्ड एज द वेपन इन कॉन्फ्लिक्ट। अगर जो दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पे महिलाओं को टारगेट किया जाता है हथियार के रूप में। अब आप देख लीजिएगा कि यूक्रेन वाला रशिया के साथ जो युद्ध चल रहा है, भाई रशियन गवर्नमेंट ने न जाने कितने यूक्रेनियन वुमेन का रेप किया है। क्यों करोगे भाई साहब, क्यों करोगे? क्या आपके देश में ऐसे ही कानून है? क्या आपके देश में कानून का पालन इसी तरीके से किया जाता है? नहीं जनाब, नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप अपने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, आप अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को जिताने के लिए इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। ये कहीं से कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं सेक्सुअल वायलेंस। यहां पे देखिए, रिपोर्टेड केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस हैव इंक्रीज्ड बाय 87% ग्लोबली इन द पास्ट 2 ईयर्स। यहां पे देखिए सेक्सुअल वायलेंस जो है ना 87% बढ़ चुका है। सेक्सुअल वायलेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई कपल है या फिर हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है, वायलेंस के तौर पे सेक्स करते हैं, वायलेंस के तौर पे। क्योंकि देखिए झगड़े हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा बना देते हैं फिजिकल रिलेशन को। क्लियर पॉइंट बच्चों, तो 87% ऐसे केसेस बढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां पे क्या यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन एम्फसाइजेस दैट डिनाइंग जस्टिस टू द वुमेन वीकन्स पब्लिक ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन। अगर यहां पे महिलाओं को जस्टिस या न्याय नहीं दिया गया ना, तो लोगों का, महिलाओं का भरोसा उठ जाएगा हमारे इस तरीके के पब्लिक इंस्टीट्यूशन से। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए, ये रिपोर्ट यही बताती है। तो भाई यहां पे यूनाइटेड नेशन का कंसर्न आप लोगों को साफ नजर आ रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कोई कदम उठाए गए हैं, या उठाए गए हैं तो फेल क्यों हुए।
तो डेफिनेटली कदम उठाए गए हैं, नो डाउट यहां पे, ठीक है। लेकिन बैरियर्स भी उतने ही हैं ग्लोबल लेवल पे, बैरियर्स यानी कि रुकावटें भी उतने ही हैं। चलिए देखते हैं। 87% ऑफ द कंट्रीज हैव इनेक्टेड डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, ठीक है। 87% देशों ने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून बना दिए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। 40 कंट्रीज, ठीक है, ओवर 40 कंट्रीज स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन इन द लास्ट डिकेड। अभी पिछले 10 सालों की बात कर लेते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नए नए कानून यहां पर बनाए गए हैं। लेकिन इनके खिलाफ या फिर इन सारे कानूनों के सामने कुछ बैरियर, कुछ रुकावटें आ जाती है। देखिए क्या है, स्टिग्मा, यानी कि एक ऐसी सोच कि विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाएगा, विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाएगा। भैया किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है, बोल रहा है अरे इसने कपड़े ही ऐसे पहने होंगे, अरे इसी ने इशारे किए होंगे, देखते नहीं हो कि कैसे किस तरीके से बाजार में चलती है, ठहाके मार के हंसती है, अरे भाई उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी हंसे, जैसे मर्जी जीवन को जीना चाहे। आप कौन हो उसको ये सिखाने वाले? आप कौन हो? आपके गुलाम है क्या आपको भगवान ने यहाँ पे बोल रखा तथास्तु जा पूरी दुनिया पर रूल कर? आप कौन हो ये सब सिखाने वाले हैं? आप कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ पे क्या इस तरीके के जो स्टिग्मा है ना, उन्हें दूर करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई वो विक्टिम है उसको ब्लेम मत करो। यहाँ पे भारत में ये वाला केस तो भारत में भी है कि भाई साहब अगर किसी के साथ रेप हो जाता है, नो डाउट कानून उसको सजा देता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे दोषी बहुत ज्यादा ठहराया जाता है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये मैं साफ बता देता हूं। भारत में खासकर ये जितने इल्जाम लगाए जाते हैं ना औरतों के ऊपर, औरतें ही लगाती हैं, यानी कि महिलाएं ही महिलाओं के ऊपर इल्जाम लगा देती हैं। आप देखना 80% केसेज में आप लोगों को यही नजर आएगा डेफिनेटली। चलिए अब उसके बाद देखोगे हाई लीगल फीस, यानी कि यहां पे अगर कोई क्राइम हो जाता है पूरे ग्लोबल लेवल पे और चाहती हैं महिलाएं कि जाकर के वो केस लड़ लें, तो भैया लीगल फीस ही बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। अगर वो कानून को नहीं समझ पा रही हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रही है कि उनको वकील हायर करने का पैसा है नहीं और खुद कानूनी लैंग्वेज उनको आती नहीं है। उसके बाद आप देखोगे लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन में लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसा ही नहीं है हमारे जो भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं। जाहिर सी बात है, कानून के पास जाओ, पुलिस वाले के पास जाओ, पुलिस वाला आपसे पहले डिमांड मांग लेता है, भैया इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा तुम दो तो तुम्हारा केस मजबूत, इतना पैसा अपराधी दे दे तो अपराधी का केस मजबूत। यहाँ पे भरोसा ही नहीं रहा। तो बहुत सारे बैरियर्स भी हैं इन सारे कानूनों को लेकर के, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं भारत की बात। ये तो मैंने पूरे ग्लोबल लेवल बता दी, लेकिन भारत में मैंने आपको क्या बताया कि भारत की तरफ जैसे ही हम नजर डालते हैं तो यहां पे तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आने लग जाती है। कहानी बिल्कुल वही होगी, यहां पे कहानी बिल्कुल वही होगी, लेकिन किरदार का जगह बदल जाएगा, महिला की जगह पुरुष आ जाएंगे, पुरुष की जगह महिला आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। पहले तो इंडिया ने कौन कौन से कानून बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया पिछले सारे देशों के बारे में कि कानून ही इतने मजबूत नहीं है, लेकिन भारत में कानून मजबूत हैं, मजबूत हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कानून है भारत में। पहले प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि अगर कोई घरेलू हिंसा करता है, महिलाओं पे हाथ उठाता है या मार पिटाई करता है, तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ केस होगा। ये एक ऐसा अधिनियम एक्ट बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्लियर पॉइंट बच्चे। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे बताओगे, कैसे छानबीन करोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है? मैं बता रहा हूं, जैसे पीछे मैंने लूप होल्स बताए हैं, यहां पर भी, यहां पे हमारे यहाँ पे कानून इतना, ये इस कानून को इतना ज्यादा मजबूत बनाया गया है ना कि महिला ने बोल दिया कि इसने हाथ उठाया था, जबकि भाई ने कुछ नहीं किया था। महिला ने बोल दिया कि भैया इसने मेरे को प्रताड़ित किया, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। कानून आपका हाथ पकड़ के हथकड़ी लगा के चली जाएगी, आपके पास छानबीन में नहीं की जाएगी, कोई पूछा भी नहीं जा रहा है। हाँ पहले चलो जेल में, चलो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, पकड़ के पहले जेल में चलो। इतने मजबूत मजबूत कानून दिए गए। देखो कानून सब देश में होते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मजबूती किस कानून को है? तो हमारे देश में मजबूती बहुत ज्यादा भाई साहब। चलिए अब आप देखोगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी लगाया गया कि हम लोग यहाँ पे बच्चों की शादी नहीं करा सकते हैं। 21 साल लड़कों की और 18 साल लड़कियों की उम्र दे गई है। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, देखो इक्वल पे नहीं था ना, मैंने पीछे वाले केसेस में बताया, लेकिन यहाँ पे इक्वल पे रेमुनरेशन है। यानी कि 1976 में हम लोगों ने एक कानून बनाया था कि महिला और औरत, महिला और पुरुष दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं तो उनको एक ही तरीके के पैसे, एक ही तरीके की सैलरी मिल चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, भाई साहब वर्क प्लेस यानी कि आपके ऑफिस में या फिर आपके फैक्ट्री में जहां पे आप काम करने जा रहे हो, वहां पे अगर किसी ने आपके साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की, तो उसके लिए 2013 में एक आया था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013।
क्लियर है बच्चे? यानी कि यहां पर भी आपको पता चल रहा है कि आप जाइए, जॉब कीजिए, आप आजाद है एकदम, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके फेवर में इतना बड़ा कानून आ चुका है भाई साहब। उसके बाद इंडिया ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, और पूरी दुनिया में जो ये दिन मनाया जाता है 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन डे, इस दिन हम भी सेलिब्रेट करते हैं और स्कूलों में हम लोग जाकर के अवेयरनेस फैलाते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हर एक तरीके का हम लोग स्कीम लॉन्च करते हैं ताकि महिला सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे ध्यान दे सके। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि तमाम कानून बनाए गए हैं, तमाम कानून बनाए गए हैं हमारे यहाँ पे महिलाओं को सेव करने के लिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बच्चे इन सारे कानूनों का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, देखिएगा किस किस तरीके से होता है। ठीक है, फिलहाल ये देख लेते हैं, डिस्पाइट लॉ, कानूनों के होते हुए भी चैलेंजेस यानी कि समस्याएं बहुत ज्यादा है हमारे भारत में, बहुत ज्यादा है। जैसे कि दहेज प्रथा के लिए कानून लगाया गया है ना, कानूनी जो जुर्म है, लेकिन दहेज प्रथा होगा और आगे भी होता रहेगा। इसके लिए कई सारे ऐसे किस्से मेरे माइंड में आ जाते हैं। देखिए, दहेज प्रथा की एक वजह नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, एक महिला है, महिला की दुश्मन होती है। कभी भी देखना, अगर 100 लोग दहेज मांगते हैं ना, 100 लोग दहेज मांगते हैं ना, तो उसमें 99 महिलाएं ही दहेज कर पहल करती हैं। महिलाएं महिला की दुश्मन है भाई साहब। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं ये देखता हूं कि इक्वालिटी है ही नहीं। यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब देखो, इफ अगर आपको लग रहा हो कि आई एम गेटिंग पर्सनल, तो आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, कि देखो यहाँ पे अगर डाउरी सिस्टम को गलत बोला गया है तो एलिमनी को भी गलत बोला जाए, तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के माइंड में चीजें आएंगे ना, हाँ यार अब कानून बराबर हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो मेल डाउरी सिस्टम का डिमांड करते हैं उनके पास तो है भैया पक्ष रखने के लिए, तो क्यों नहीं रखेंगे भैया, एलिमनी भी तो हम देंगे अगर मान लो कोई बात बिगड़ जाती है तो। सीधी बात है, उनका पक्ष भी सही है भाई साहब। यहाँ पे दूसरा पक्ष यह आता है कि अगर आप 10वीं पास हो तो आप 10वीं पास से ही शादी करो, अगर आप 12वीं पास हो तो 12वीं पास से ही शादी करो, अगर आप ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन से ही शादी करो, अगर आप बेरोजगार हो तो बेरोजगार से ही शादी करो ना। और अगर आप बेरोजगार हो क्योंकि आपके पिताजी ने नहीं पढ़ाया, तो ये प्रॉब्लम आपके पिताजी की है ना, आपकी माताजी की है, और उन्होंने पढ़ा है, आप नहीं पढ़ पाए, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। आपके पति की कहां से प्रॉब्लम हो जाएगी, उस लड़के की कहां से दिक्कत हो जाएगी जिसके आप शादी करके जाओगे और बोलोगे कि नहीं भैया ठीक है, इक्वालिटी इक्वालिटी, कहां से इक्वालिटी? आप इक्वालिटी को मानो, कब इक्वालिटी आएगी? मैंने अभी स्टिग्मा बताया था ना, स्टिग्मा, ठीक है, मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी है कि नहीं पति हमको चाहिए हमसे ऊपर का ही, हमको पति ऐसा चाहिए जो हमसे ज्यादा कमाए, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखो, हमसे ज्यादा इज्जतदार हो। आप अगर मास्टर्स किए हुए हो और 12वीं क्लास का आपका पति है, 12वीं क्लास पास है, लेकिन अच्छा खासा कमाता है, लेकिन वहां पर भी आपको दिक्कत आ जाएगी, भाई क्यों, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ठीक है, एटीट्यूड आ जाता है, तो भैया यहां से डाउरी सिस्टम कहां से खत्म हो जाएगा? सिर्फ कानून बना देने से डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा खत्म नहीं हो जाता है। यहाँ पे दहेज प्रथा अगर खत्म करना है भाई साहब, तो डेफिनेटली इक्वालिटी वास्तव में आना चाहिए। डाउरी सिस्टम खत्म तो एलिमनी खत्म हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, एलिमनी सिर्फ तभी अलाउड होनी चाहिए जब अगर बच्चा पैदा हो जाए और बच्चे की देखभाल, वो भी एलिमनी नहीं, दोनों माँ बाप मिल करके अमाउंट डिसाइड करें कि इतना इतना अमाउंट हम लोग बच्चे में खर्चा करेंगे। ये कब आते, 50 लाख चाहिए, अब बंदा अपना घर जमीन जायदाद बेच के या फिर किडनी और गुर्दा बेच के 50 लाख रुपए देगा क्या? यही वजह है कि अतुल सुभाष जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यही वजह है कि फांसी पर तख्ते पे झूल जा, मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को, एनसीआरबी का डेटा दिखाऊंगा कितने पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। लेक्चर में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा। चाइल्ड मैरिज की बात कर लेते हैं, तो चाइल्ड मैरिज को तो मैं मानता हूं कि माँ बाप की ही गलती है कि यहाँ पे तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं भैया, आप लोग कर सकते हैं, पढ़ लिख के अपने आप को इतना सशक्त बना दीजिए कि दहेज की बात ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए, एनफोर्समेंट एंड एक्सेस टू जस्टिस फॉर रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन इज लिमिटेड। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, एनफोर्समेंट और एक्सेस टू द जस्टिस फॉर रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन इज लिमिटेड, यानी कि जो जस्टिस न्याय की बात करते हैं तो मार्जिनलाइज्ड वुमेन यानी कि जो दलित वर्ग के हैं या एसटी एससीज हैं, उनकी महिलाओं को दिक्कत होती है न्याय पाने में, नो डाउट। यहां मैं महिलाओं को फेवर करूंगा और बिल्कुल करूंगा, क्योंकि वहां पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है समाज में। जब तक ये जाति वाति खत्म नहीं होगी, इस तरीके का भेदभाव चलता रहेगा। तो डेफिनेटली आप अपने आसपास के लोगों को बताइए, समझाइए कि भैया जाति पाति खत्म किया जाए, क्योंकि जाति पाति जब तक खत्म नहीं होगी हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। यहां तो मैं आप लोगों को बताता हूं भाई, मानता हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाया जा रहा है 2026 का। ठीक है बच्चे, 2026 का मैंने बताया ना आने वाला है इंटरनेशनल वुमेन डे, तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं हर साल। तो इसका थीम क्या रखा गया है? राइट्स यानी कि अधिकार, राइट्स यानी कि अधिकार, जस्टिस यानी कि न्याय, ठीक है, और एक्शन, एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन यानी कि टूट पड़ो भैया, अगर आपके अधिकार की बात है, न्याय की बात है, तो एक्शन लो। ठीक है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, सभी महिलाओं और औरतों के लिए एक्शन लो, उनके अधिकारों के लिए एक्शन लो, उनके न्याय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक्शन लो। ठीक है बच्चे, अभी आप लोग देखेंगे
कि 70th सेशन होने वाला है, 70th सेशन होने वाला है। एक कमीशन बिठाई जाती है, कमीशन बिठाई जाती है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं का जो स्टेटस क्या है, अभी दर्जा क्या है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, इसको डिस्कस करने के लिए एक कमीशन बिठाई जाती है। तो उसका 70वां सेशन जो है ये अभी 70वां सेशन हो रहा है और उसमें आगे डिसाइड किया जाएगा कि और हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या कार्य कर सकते हैं महिलाओं की और गर्ल्स की यानी बालिकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पे देख लेते हैं कॉल्स टू एक्शन बाय यूनाइटेड नेशन। अब आप देखोगे यूनाइटेड नेशन ने वुमेन्स के फेवर में पूरी दुनिया का आह्वान किया है कि भाई न्याय के लिए खड़े हो जाओ, महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। मैंने बताया क्या कि यूनाइटेड नेशन जब भी बात करता है तो वो ग्लोबल लेवल पे बात करेगा। भारत वाला उलट केस है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया को लेकर के चलेंगे जब मैं बात करूंगा यूनाइटेड नेशन की, तो ग्लोबल ग्लोबल, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखिए एंड, ठीक है, एंड इम्प्यूनिटी फॉर वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ युद्ध लड़ो, खत्म करो महिलाओं के खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है। यहाँ पे देखो रूल ऑफ लॉ बनाओ ताकि वुमेन का प्रोटेक्शन किया जा सके, वुमेन के अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जा सके। इक्वल राइट, बराबरी का दर्जा हो, बराबरी का कानून हो, कानून के सामने बराबरी का हर चीज, कानून प्रैक्टिस हर चीज बराबरी का होना चाहिए महिलाओं और पुरुष के बीच में। ठीक है, इंडिया की बात कर लेते हैं। फोकस ऑन इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग टू रीच रूरल एरियाज। यहां पे देखिए भारत के लिए क्या, यूनाइटेड नेशन में यहां पे भारत की स्थिति समझ गया है। यहां पे देखिए सबके लिए बोल रहा है भैया अधिकारों की रक्षा करो, अधिकारों की रक्षा करो, लेकिन यहां पे भारत के लिए क्या बोल रहा है, एक एक शब्द समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडिया फोकस करो भैया, ठीक से फोकस करो, कानून बना देना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहां कानून बनता है लेकिन उसका उलट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव कानून है कि नहीं है, उसका अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक से इस बारे में बात करो। देखो बच्चों, ठीक क्या बोल रहा है यूनाइटेड नेशन, इन सबको बोल रहा है, पूरी दुनिया को बोल रहा है प्रोटेक्ट करो, इनको बोल रहा है भैया कानून को ठीक से अप्लाई कर लो, ठीक से अप्लाई कर लो। कैसा, देखिए यहां पे एग्जिस्टिंग कानून है ना, एग्जिस्टिंग लॉ है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर है भारत में। यहां पे उसी कानून का इस्तेमाल करके न जाने कितने ही सारे फेक केसेस, फेक रेप के केसेस, फिर दहेज के केसेस, तमाम तरीके के केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप लोग देखिए, इसलिए अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहा है यूनाइटेड नेशन, अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, कैंपेनिंग चलाओ, पूरा एक योजनाएं बनाओ, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ भैया उनके अधिकार क्या क्या है, क्या क्या अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चे, क्योंकि यहां पे मिसयूज बहुत ही ज्यादा भारत के द्वारा किया जा रहा है। चलिए ये मैं आपको बता देता हूं एनसीआरबी की रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको बताएगी बच्चों कि किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। यहां पे देखिए बच्चों, ठीक है, मैं 2023 की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो कि 2023 के एंड में पब्लिश हुई थी। ठीक है, सुइसाइड रेट, सुइसाइड रेट पुरुषों का सुइसाइड रेट कितना है भाई साहब, 72.5% सुइसाइड रेट है पुरुषों का, आप देखिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए कस्टडी ब्यास, यानी कि महिलाओं को कस्टडी, बच्चे की जो कस्टडी होती है आफ्टर डिवोर्स, महिलाओं को 85% से 90% तक मिल जाती है। और इसके पीछे आम धारणा क्या है कि एक माँ ही अच्छा देखभाल कर पाती है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो जनाब, एक माँ ही अच्छा भेदभाव, एक माँ ही अच्छा देखभाल कैसे कर लेगी? सिर्फ आप जेंडर के बेस पे डिसाइड कर रहे हो कि महिला है और पुरुष है, तो महिला है तो अच्छा देखभाल कर लेगी, नो डाउट, ठीक है, महिला है तो इसको बच्चा दे दो, क्योंकि वो घर के काम बहुत अच्छे करती है ना, घर के काम बहुत अच्छे करती है, देखभाल बहुत अच्छे कर लेती है, यही है ना। तो भैया बाहर के काम पुरुष अच्छे कर लेते हैं, तो बाहर के लिए भी पुरुषों का अधिकार दे दो ना। लेकिन नहीं, बाहर बराबरी होगा और यहां पे बराबरी नहीं होगा। क्यों भैया? आप देखो देखभाल कौन सही कर सकता है, कौन सही नहीं कर सकता है। वो बहुत पुराना समय था बच्चों, बहुत पुराना समय था जब महिलाएं ही इकलौती बच्चों का देखभाल कर पाती है। आज की डेट में पुरुषों से, महिलाओं से ज्यादा कई पुरुष देखभाल कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टडी किसको मिल जाती है भाई साहब? तो महिलाओं को मिल जाती है। उसके बाद यहां पे देख लोगे, ठीक है, आर्टिकल 398 ए के तहत कन्विक्शन रेट, केस साबित कितने होते हैं? 14% केस साबित होते हैं। यानी कि अगर महिलाओं के द्वारा इल्जाम लगाया गया इस बंदे पे घरेलू हिंसा का, इस बंदे पे तमाम तरीके का अलग अलग केस अगर किसी महिला ने लगा रखा है, उसमें से 100 केसेस में 86% यानी कि 86 केसेस हैं भाई साहब गलत साबित होते हैं। आप समझो कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से हमारे कानूनों को मिसयूज किया जाता है। और ये तो मैं बता रहा हूं वो रिपोर्ट जो इसके पास है, न जाने कितने केसेस में तो गलत भी फांसी चढ़ गए होंगे, गलत भी सजा काट रहे होंगे भाई साहब, न जाने कितने लोग, ये तो वो साबित हो गए। तो आप सोचिए 100 में से 14 केस जेन्युइन हैं और 86 केस एकदम गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और उन सारे केसेस में न जाने कितना रुपया पैसा कितना बंदा फंस गया होगा। और जो यहां पे साबित नहीं कर पाए वो इस लिस्ट में आ जाते हैं, 72.5% वाले में आ जाते हैं कि भैया हम तो आत्महत्या कर लेंगे। अतुल सुभाष का केस आप सभी को पता होगा भाई साहब,
सीधी सीधी बात है। उसके बाद यहां पे देखो फॉल्स रेप केस एलिगेशन 13% केसेस, यानी कि 100 केसेस में से 13 केसेस जो है वो बलात्कार वाले वो गलत साबित होते हैं। यानी कि आप बता देते हो कि ये गलत है भाई साहब, और चलो वो अब बता दो इसने रेप किया, चलो भैया तुम जेल में चलो। अब तुम्हारी ड्यूटी है अपने आप को साबित करना कि भाई आई एम नॉट अ रेपिस्ट, आई एम नॉट अ रेपिस्ट। यहां पे उसने कानून में बोल दिया, लिख दिया कि हाँ भैया इसने रेप किया। ऐसा नहीं होता है जनाब। यहां पे आप देख लो, मैं ये इसलिए साफ कहता हूं कि देखिए बिहार में और उड़ीसा में, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सारे जगहों पे तो मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूं कि भाई ज्ञान नहीं है, अभी इतने पढ़े लिखे समाज नहीं है, या फिर पुरानी प्रथाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। लेकिन जो समाज पढ़ लिख चुका है उनका क्या, उनको तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए ना भाई साहब, उनको तो समझना चाहिए कि नहीं यार ये सारे के सारे केसेस। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जितने पढ़े लिखे समाज है ना वही ये सारे के सारे केस लगा देते हैं, वही सारे जितना देखोगे ना, ठीक है, नीले ड्रम वाला केस देख लो, अतुल सुभाष वाला केस देख लो, या फिर राजा रघुवंशी वाला केस देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है, कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना वही है। गांव वाले तो बेचारे एकदम भोले वाले से तो वो तो करते भी नहीं है, ठीक है, याद रखेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये तमाम गलत गलत केसेस लगा करके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर कानून जो है बहुत ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला भैया, पूरे दुनिया को सलाह दे रहा है यूनाइटेड नेशन कि भैया तुम कानून बनाओ, कानून बनाओ। भारत को क्या बोला, तुम कानून को ठीक से अप्लाई करवाओ, समझे, ठीक से अप्लाई करवाओ, क्योंकि तुम्हारे कानूनों का यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है भाई। आप अच्छा चलो मैं आप लोगों से बात बताऊं, कोई भी ऐसी हेल्पलाइन बताओ, कोई भी ऐसी हेल्पलाइन बताओ जहां पे मैं पुरुष फंस गया, मैंने कॉल कर दिया, पुलिस 10 मिनट में आ जाएगी। अरे मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं, पुलिस 2-2 मिनट में लड़कियों के यहाँ पहुंच जाते हैं, मैं 10 मिनट की आप लोगों के लिए बता रहा हूं। बताओ, है जीरो, जीरो हेल्पलाइन, जीरो हेल्पलाइन, समझिएगा, जीरो हेल्पलाइन। लेकिन महिलाओं के लिए भाई साहब इतने सारे हेल्पलाइन है, इतने सारे हेल्पलाइन है कि भैया महिलाएं खुद कंफ्यूज है, कॉल कर दो कहां करें, इतने सारे हेल्पलाइन है, लेकिन हमारे लिए जीरो हेल्पलाइन, जीरो हेल्पलाइन। फिर भी क्या बताया जा रहा है हमारे देश में, कुछ एनजीओ के द्वारा, कुछ महिलाओं के द्वारा, है रूढ़िवादी सोच रखते हो हमारे लिए, हैं महिलाओं के प्रति ये किया जा रहा। अरे भाई महिलाओं के प्रति कुछ नहीं किया जा रहा, आप निकलो, निकलो, बराबरी पढ़ो लिखो, जॉब लो, बराबरी में आओ ना यार, बराबरी में आइए। क्यों आप अपनी कमजोरी किसी और के ऊपर थोप रहे हो, क्यों इस तरीके के केसेस यार। 86% एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं मैं, एनसीआरबी का डेटा। मैं आप लोगों को एक होता ना कि मैरिटल रेप बोलते हैं, मैरिटल रेप, कि शादी के बाद अगर किसी पुरुष ने अपनी वाइफ के साथ रेप किया, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो साबित कैसे होगा इतना बड़ा। मान लीजिए कि दोनों साथ में जाते हैं तो डेफिनेटली दे हैड फिजिकल रिलेशनशिप ना, डेफिनेटली, और मेडिकल करोगे तो फिजिकल रिलेशनशिप आएगा ही आएगा रिपोर्ट में। बट ये कैसे साबित हुआ कि वो कंसेंट से था कि नहीं था, वो फंसाने के लिए भी तो आराम से मस्त बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, बढ़िया पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे गॉट फिजिकल, उसके बाद मॉर्निंग में जाकर केस कर दिया, कैसे साबित होगा। और यही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है बच्चों, यही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग क्या देखोगे, ये भारत में बुरी तरीके से हमारे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पे केस बिल्कुल उलट हो चुका है, बिल्कुल उलट हो चुका है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और तमाम चीजें समझी होंगी। और ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप लोग मेंस लिख रहे हो किसी भी पीएससी का, तो डेफिनेटली आप लोग काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही तक था, मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।